चलो, आ जाओ। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज चौथा क्लास है। टोटल 6 क्लास होना है। तो इसके बाद फ्राइडे सैटरडे 2 क्लास और होंगी आपकी इकोनॉमी को लेकर, जिसमें जो थोड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं हम लोग किए हैं। फिर 17 मार्च से जब क्लासेस शुरू होंगी, लगभग वो 25 से 30 क्लासेस होंगी। तब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे उसको लेकर। हम्म। ठीक है। जिनको नहीं समझ में हम क्या कह सकते हैं कि यही कहेंगे, थोड़ा कोशिश करो समझने का। ठीक है ना। कोशिश करो समझने का। क्योंकि देखो, इतनी बेसिक बातें अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वाकई थोड़ा सा यूपीएससी को लेकर हाथ टाइट है आपका। ठीक है। अगर इतनी बेसिक बातें, अभी तो हम लोग बहुत एडवांस बातें कहेंगे। नहीं हो तो 17 तारीख का क्लास करके, फिर तो 17 तारीख का क्लास बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मुझे नहीं पता कि देवेंद्र सर क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रहा है। मैं बस इतना बात कर रहा हूँ। नहीं, एनसीईआरटी मैं नहीं करवाऊंगा। शायद एनसीईआरटी की क्लास आप लोगों की लगेगी। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की मेरी क्लासेस नहीं है आप में। हाँ, हाँ। एनसीईआरटी की क्लासेस मेरी नहीं लगेगी, मेरी एडवांस कोर्स लगेगा आप लोगों का। ठीक है। आई थिंक सो। पता नहीं, हो सकता लोकेश सर का लगे। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, कल मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि एनसीईआरटी का जो है। बट मैं मुझे शायद आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़ाना है। वहाँ है, यूट्यूब में है। आप लोगों के बैच में मेरा एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, जो भी है। आई डोंट नो, इसके बारे में तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जो भी है मैं लेकर कल आपको बता दूंगा। ठीक है। बट एक बात आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ मैं, और सबका तो मुझे पता नहीं है। इकोनॉमी के एनसीईआरटी के चक्कर में मत रहना अभी। क्योंकि एक तो इकोनॉमी का एनसीईआरटी बहुत टफ है, और आपको कुछ समझ में भी ठीक से नहीं आएगा। तो बेहतर है अभी इकोनॉमी में पहले अपनी समझ डेवलप करना है, क्योंकि बहुत टेक्निकल और बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। ठीक है। मैं भी बोल रहा हूँ, बहुत टेक्निकल और बहुत डायनेमिक। जो बच्चे यहाँ पर इकोनॉमी के एनसीईआरटी के लिए बैठे हुए हैं, लिटरली वो गलत आ गए हैं। इस कोर्स में गलत तरीके से आ गए। वो तो ऐसे ही यूट्यूब में फ्री मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ। लेकिन एनसीईआरटी इकोनॉमी में अगर नहीं हो तो पढ़ कर देखना, खुद पता लग जाएगा कि इकोनॉमी एनसीईआरटी का बिल्कुल अलग है। हाँ। और एकदम चिंता मत करो। मैं एकदम, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं कि मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिक से मैं जानता हूँ कि बेसिक का तुम लोगों का क्या हाल है। तो मैं तुम लोगों को बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। अच्छा बताओ, 17 तारीख को जो 12 घंटे की क्लास है, कौन कौन बच्चा करेगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं एक काम करूंगा। मैं इसके लिए आप लोगों के नोट्स भी बना रहा हूँ। तो आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। बाई नोट्स मिल जाएंगे, 100 पेज का या 50 पेज का नोट्स, जिसको आप लोग, एनसीईआरटी में स्टोरी स्टोरी है। ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने इकोनॉमी की नहीं पढ़ी है। इकोनॉमी की अगर आप नहीं हो तो कभी 11 या 12 का एनसीईआरटी पढ़ कर देखना, अपने आप समझ जाएगा क्या स्टोरी है वहाँ। कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, जरूर करना। ठीक है। और मैं देखना चाहूंगा कि कौन बच्चा वहां पर 12 घंटा मेरे साथ रहेगा, एकदम ये भी देखना चाहूंगा। 12 घंटा। ठीक है। 12 घंटे। और जरूरी है, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा एक बार इकोनॉमी पूरे 1 साल का तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ज्यादातर करंट अफेयर ज्यादा पढ़ाऊंगा बच्चों। तो इससे क्या होगा ना, इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो करंट अफेयर अब मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, उसमें क्या होगा, यही सब करंट अफेयर आपको दिखाई देंगे न्यूज़पेपर में, यही सब करंट अफेयर आपको दिखाई देंगे बार बार। इसीलिए हाँ, यूट्यूब पर होगी, बिल्कुल मुफ्त होगी, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक या रात 8 बजे तक ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। आप यूपीएससी ओनली आईएएस हिंदी मीडियम में चलेगा यूट्यूब में। अभी कल देवेंद्र सर की क्लास है, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है 12 घंटे का, और 17 तारीख को मेरी क्लास है इकोनॉमी की। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। मैं बता दे रहा हूं कि हम लोगों का चौथा क्लास है और 6 क्लास है, सैटरडे तक खत्म हो जाएगा हम लोग का मामला। ठीक है ना, आई थिंक सो कि देवेंद्र सर का भी क्लास सैटरडे को खत्म हो जाएगा आप लोगों का। फिर मंडे से नए टीचर 2 होंगे आपके पास में, ठीक है, जिनसे आप पढ़ेंगे, जिनको आप थोड़ा समझेंगे, थोड़ा बेसिक बातें करेंगे वो। डन। तो चलो शुरू करते हैं। तो कल हम लोग जीडीपी पढ़ रहे थे, ठीक है, और जीडीपी में हम लोगों ने कल जीडीपी की परिभाषा पढ़ी। जीडीपी की क्या परिभाषा पढ़ी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि जीडीपी का मतलब होता है घरेलू सीमा, कि घरेलू सीमा में भले वो नागरिक हो या विदेशी, अगर वो देश के घरेलू सीमा में उत्पादन कर रहे हैं वस्तु और सेवा का, तो हम उसे देश की जीडीपी में शामिल करेंगे, हम उसे अपने देश की जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक है ना, हम उसे कहां शामिल करेंगे, देश के जीडीपी में शामिल करेंगे। ये तो कल हमने पढ़ा। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूं इस पर फोकस हो जाओ, आ जाओ, फोकस हो जाओ कि यहां पर है अंतिम वस्तु और सेवा, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अंतिम वस्तु और सेवा जिसको कहा जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस या सर्विसेज। तो आखिर ये क्या होता है, बात को समझना। देखो, वस्तु की बात करें, हम केवल गुड्स की बात करते हैं वस्तु, तो वस्तु 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, 2 प्रकार का वस्तु हो सकता है। क्या? एक तो हो सकता है मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु, और दूसरा होता है अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, ठीक है। और एक और वस्तु होता है जिसको कहते हैं पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स। ठीक है, पहले ये तीनों होता क्या है इसको थोड़ा सा जान लो। जैसे एक एग्जांपल लूंगा, उसी से समझ जाओगे तुम लोग। गन्ना है बच्चों, और गन्ने से मान लो चीनी बना। गन्ने से क्या बना? चीनी बना। तो चीनी जो है, वो चीनी के लिए गन्ना क्या है? गन्ना कच्चा माल है, मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स है। गन्ना क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। और मध्यवर्ती वस्तु चीनी, गन्ने से ही क्या बन रहा है? चीनी। तो चीनी यहां क्या हो गया? चीनी यहां पर क्या हो गया? अंतिम वस्तु हो गया। अभी हम लोग अंतिम वस्तु के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन गन्ने से चीनी बनाने में आप मशीन का प्रयोग करेंगे, मानी सी बात है, कोई ना कोई मशीन का प्रयोग करेंगे। तो ये मशीन जो है इसको कहते हैं पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स कहेंगे। अब ध्यान से समझना, अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु क्या है? जिसका सीधे उपयोग किया जाए या उपभोग किया जाए, जिससे अन्य वस्तु ना बनाया जाए। जैसे गन्ना, गन्ने से चीनी, चीनी का सीधे हम बाजार से खरीदकर उपयोग करते हैं। अगर चीनी का प्रयोग करके मिठाई बनाया जा रहा है और मिठाई बना करके बाजार में बेचा जा रहा है, तो अब यहां पर चीनी मध्यवर्ती वस्तु हो गई और अंतिम वस्तु मिठाई हो गया।
लेकिन चीनी से मिठाई बनाकर आप स्वयं उपभोग कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो फिर चीनी ही यहां अंतिम वस्तु है। यानी सबसे बड़ी बात है कि जो चीनी है, दीपांशिका जीरो से स्टार्ट कब करेंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैं यहां पढ़ा दे रहा हूं, अब ये पढ़ाना वहां नहीं होगा, मैं अभी भी बता रहा हूं वहां नहीं पढ़ाऊंगा। इसीलिए अगर आपका ये 5 क्लास 6 क्लास छूट गया है तो आप बहुत कुछ छोड़कर जा रही हैं, ठीक है। ये चीजें वहां नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो अंतिम वस्तु क्या है, अंतिम वस्तु समझना, अगर मैं बोल रहा हूं मान लीजिए गन्ना, गन्ने का कीमत है 10 रुपया मान लो, ठीक है, और चीनी जो उससे बना है उसका कीमत है मान लो कितना, 40 रुपया। तो इसका मतलब है इस चीनी में 10 रुपया गन्ने का मूल्य शामिल है। तो इसका मतलब है कि चीनी, गन्ने से जब चीनी बना तो चीनी में मूल्यवर्धन हुआ। तो मूल्यवर्धन कितना हुआ, मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन। कितना वैल्यू एडिशन हुआ सोचकर बताओ यहां पर जरा, कितना वैल्यू एडिशन हुआ। जब गन्ने से चीनी बना तो कितने रुपए का मूल्यवर्धन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, जरा बताओ कितने कितने मूल्य का। शाबाश देवेंद्र, कितना, 40 माइनस 10, कितना रुपए का हुआ, 30 रुपए का हुआ। 30 रुपए का मूल्यवर्धन हुआ, ठीक है। कितने रुपए का हुआ, 30 रुपए का मूल्यवर्धन हुआ। डन। इसका मतलब है गन्ने का मूल्य 10 रुपया, और देखा जाए तो चीनी का कीमत भले 40 रुपया है, लेकिन 10 रुपया इसमें गन्ने का मूल्य शामिल है। अब जरा इस बात को समझना कि अंतिम वस्तु क्या होता है। अंतिम वस्तु की दो खासियत होती है, एक तो सीधे उपयोग में, सीधे उपभोग में आता है, उपभोग में आता है, सीधे उपयोग या उपभोग में आता है, और दूसरा इसमें मूल्यवर्धन नहीं होता, इसमें मूल्यवर्धन नहीं होता, नहीं होता, यानी इसका कोई अन्य वस्तु नहीं बनाया जाता। ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है, अंतिम वस्तु। और तीसरा जो बात है, इसका बाजार मूल्य होगा, बाजार मूल्य होगा, यानी यह स्वयं उपभोग नहीं किया जाएगा बल्कि इसका बाजार मूल्य होगा, तो हम उसे अंतिम वस्तु कहेंगे। इसीलिए जीडीपी में हमेशा अंतिम वस्तु और सेवा को शामिल करते हैं। जीडीपी में पूंजीगत वस्तु को शामिल करते हैं, लेकिन जीडीपी में कभी भी मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जरा समझना। अगर तुम जीडीपी में मान लो गन्ने का 10 रुपया कीमत शामिल कर दो और चीनी का 40 रुपया कीमत शामिल कर दो, अब बताओ टोटल 50 रुपया शामिल हो गया, जबकि चीनी का कीमत तो 40 रुपया है, चीनी का कीमत तो 40 रुपया है और तुमने 50 रुपया शामिल कर दिया। तो इसीलिए इससे क्या हो जाएगा, दोहरी गणना हो जाएगी, क्योंकि 40 रुपए में ऑलरेडी 10 रुपया शामिल है, इसीलिए आपको अलग से गन्ने का मूल्य शामिल नहीं करना होगा। हां, डबल काउंटिंग, एकदम सही, डबल काउंटिंग की समस्या हो जाएगी। हां, एकदम सही, एकदम सही। इसीलिए जीडीपी में हमेशा अंतिम वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अंतिम वस्तु क्या होगा, नंबर 1 जिसका बाजार मूल्य हो, जो सीधे उपयोग में आए, और तीसरा जिसमें और मूल्यवर्धन ना हो। ठीक है, अब जरा सोच कर बताओ, गेहूं से आटा और आटे से ब्रेड बना, गेहूं से आटा और आटे से ब्रेड, और ब्रेड को बाजार में बेचा जा रहा है। तो बताओ बच्चों जल्दी से, यहां पर अंतिम वस्तु क्या होगा, जल्दी से बताओ, अंतिम वस्तु किसे कहा जाएगा, गेहूं की आटा की ब्रेड, जल्दी से बताओ, गेहूं की आटा की ब्रेड, व्हीट की फ्लावर की ब्रेड, जल्दी बताओ, गेहूं की आटा की ब्रेड। शाबाश मेरे बच्चों, दिल खुश कर दिया, तनु दिल खुश कर दिया। अच्छा, अब एक थोड़ा सा, व्हीट कौन बोला, अरे बाबा गेहूं नहीं होगा, अरे ना रे बाबा गेहूं नहीं होगा, ब्रेड होगा, क्योंकि गेहूं और आटे का कीमत ब्रेड में शामिल होता है बच्चों। अच्छा बताओ, मैं ब्रेड खरीद कर लाया घर में और उसका सैंडविच बनाकर खा लिया, सैंडविच बनाकर खाया, ठीक है, तो बताओ कि अब सैंडविच क्या अंतिम वस्तु होगा, क्या सैंडविच अंतिम वस्तु होगा,
क्या सैंडविच को अंतिम वस्तु कहेंगे? क्या सैंडविच को अंतिम वस्तु कहेंगे? हाँ, क्या बात है, देखो अविनाश ने एकदम बिल्कुल सही कहा और भी सब लोगों ने नहीं। तो फिर अंतिम वस्तु क्या होगा बताओ यहां भी। अंतिम वस्तु क्या होगा फिर? क्या होगा? ब्रेड ही होगा। क्या बात है, क्योंकि सैंडविच का बाजार मूल्य नहीं है। अच्छा बताओ, मैं ब्रेड खरीद कर लाया और सैंडविच बनाकर पीडब्ल्यू के बाहर बेचूंगा चाय के साथ। सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो। अब बताओ, अब बताओ जरा, ब्रेड होगा अंतिम वस्तु कि सैंडविच होगा? ब्रेड होगा कि सैंडविच होगा? ब्रेड होगा कि सैंडविच होगा? क्या बात है, तब तो सैंडविच होगा। तो अंतिम वस्तु समझ में आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, चलो एक सवाल देता हूं, देखो सॉल्व करके बताओ मुझे। एक सवाल देता हूं, बताओ, इसका आंसर दो। चलो बच्चों 30 सेकेंड, नाउ योर टाइम स्टार्ट। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में अंतिम वस्तुएं का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है? जल्दी जल्दी, अरे ध्यान से पहले पढ़ो। इनपुट के लिए प्रयोग की जाने वाली, इनपुट मतलब कच्चा माल। क्या बात है, क्या बात है, अधिकांश लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी बिल्कुल सही है। सी सही है, सी टिक लगेगा। और रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट्स में अपूर्वा है, अवनीश है, कृष है, महक है, प्रतीक है, वीर है, आयुषी है, अभय है, शैलेश कुमार है और आईएएस है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। चलो, ये बात समझ में आ गया, अंतिम वस्तु समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं बाजार मूल्य। फिर से एक बार जीडीपी की परिभाषा, जीडीपी की परिभाषा एक बार फिर से याद करो। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष समझते हो कि नहीं समझते हो? वित्तीय वर्ष तो समझते होगे मेरे ख्याल से, उसको भी समझ लो। एक वित्तीय वर्ष में जरा समझना, वर्ष की बात करें तो वर्ष दो प्रकार का होता है। एक होता है कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष होता है, और दूसरा होता है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर वर्ष कब शुरू होता है? 1 जनवरी को शुरू होता है ये, और 31 दिसंबर को खत्म होता है ये हमेशा। और वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये 31 मार्च तक चलता है। अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ बच्चों, अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? जल्दी बताओ बच्चों, कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? देवेंद्र, वित्तीय वर्ष मैंने पूछा कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? 24-25, 25-26 की 26-27? क्या बात है, हाँ, अभी 25-26 चल रहा है। क्यों 25-26? क्योंकि ये 31 मार्च 2026 को खत्म होगा और 1 अप्रैल 2026 से नया साल भर चलेगा, है ना, नया वित्तीय वर्ष चलेगा। डन। और याद रखना, जीडीपी की गणना हमेशा तिमाही आधार पर होती है। जीडीपी की गणना जो है ये तिमाही आधार पर होती है। तिमाही, तिमाही मतलब क्वार्टरली, क्वार्टरली बेसिस में होता है, क्वार्टरली। ठीक है, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं आप जानते हैं? 4 तिमाही होता है। कैसे? Q1, Q2, Q3 और Q4 होता है कि नहीं बच्चों? Q1 कब से कब तक होता है?
बताओ जरा, कब से कब तक होता है? हाँ, अप्रैल से जून तक होता है, अप्रैल से जून। फिर जुलाई से लेकर अगर देखा जाए अगस्त तक, सॉरी सितंबर तक, सितंबर ये Q2 होता है। फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर ये क्या होता है? Q3 होता है। और जनवरी से लेकर मार्च तक ये क्या होता है? Q4 होता है। तो हमारे देश में जीडीपी के आंकड़े वर्ष में 4 बार जारी किए जाते हैं, क्योंकि तिमाही आधार पर। तिमाही इसलिए, मासिक क्यों नहीं? क्योंकि जीडीपी का साइज बहुत बड़ा है ना, तो उसके आंकड़े जारी करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है ना? बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ, एकदम एकदम। अब मैं फिर से परिभाषा पढ़ रहा हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का कुल बाजार मूल्य। अब हम बात करते हैं बाजार मूल्य। और मेरे ख्याल से सारे बच्चे बेसिक की क्लास मेरा किए हुए थे टर्मिनोलॉजी का, तो वहां मैंने मार्केट प्राइस समझाया था, बाजार मूल्य मैंने समझाया था। ठीक है, मैंने बाजार मूल्य समझाया था। और याद रखना, जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य में होती है। याद रखना, जीडीपी की गणना हमेशा याद रखना किस मूल्य में होता है? बाजार मूल्य में होता है। ठीक है, हमेशा मार्केट प्राइस में होता है। जीडीपी की गणना किस मूल्य पर होता है? हमेशा बाजार मूल्य में होता है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार, क्योंकि आप लोगों का अपना क्लास है ये, तो मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देता हूं। जल्दी से बताओ, अर्थव्यवस्था के एजेंट, याद करो, मैंने बताया था अर्थव्यवस्था के एजेंट में कि अर्थव्यवस्था के 3 एजेंट होते हैं। 3 एजेंट होते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। बता सकते हो कौन कौन है वो अर्थव्यवस्था के 3 एजेंट? कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं? कौन कौन है वो 3? कौन कौन है जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं? क्या बात है, क्या बात है। एक है सरकार, दूसरा है परिवार, और तीसरा है कंपनी। ये 3 मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है, यही उत्पादन करते हैं और यही उपभोग करते हैं, सब कुछ यही करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं उत्पादन, तो अर्थव्यवस्था के एजेंट जो हैं, उत्पादन करने के लिए कोई भी वस्तु और सेवा का उत्पादन अगर कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस को बना रहे हैं, तो उनको चाहिए उत्पादन के कारक। उनको क्या चाहिए? उत्पादन के कारक की जरूरत होती है, जिसको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी, मान लो मुझे एक पेन बनाना पड़ रहा है, मुझे ये पेन का उत्पादन करना है, तो इसके लिए मुझे उत्पादन के कारक की जरूरत पड़ेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी। क्या बच्चों बता सकते हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? उत्पादन के कारक कितने होते हैं जिनके बिना कोई उत्पादन नहीं हो सकता? कितने कारक होते हैं? उत्पादन के कितने कारक होते हैं? एक ही केवल नहीं होते हैं। हाँ, 4 कारक, एकदम सही कहा है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। 4 कारक होते हैं। कौन कौन से 4 कारक? सिंपल, भूमि चाहिए, पहले जमीन, फिर पैसा चाहिए, पूंजी, और फिर श्रमिक, काम करने वाले श्रमिक चाहिए, और फिर चौथा होता है उद्यमी, जो अपने लाभ के लिए काम करता है। उद्यमी जो लाभ के लिए काम करता है। तो उत्पादन के 4 कारक हैं। कौन कौन? भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। भूमि नहीं, रेंट और कैपिटल नहीं है, रेंट नहीं है, एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी। याद करो, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। डन। अब इन्हीं चारों कारक का प्रयोग करके कोई उद्यमी क्या करता है? उत्पादन करता है। तो उत्पादन करने में जो खर्च करता है उद्यम, उत्पादन करने में जो खर्च करता है, इसको बोलते हैं उद्यम का कारक लागत। इसे क्या कहा जाता है? इसे उद्यम का कारक लागत कहा जाता है। उद्यम का कारक लागत,
कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टर कॉस्ट। उद्यम का कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। जो उद्यम खर्च करता है वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में, अगर मान लो वो भूमि का प्रयोग कर रहा है, तो मानी सी बात है कि अगर वो भूमि का प्रयोग कर रहा है तो उसको क्या चुकाना पड़ेगा? हर महीना उसको किराया चुकाना पड़ेगा। अगर वो अपनी भूमि में भी कर रहा है तो भी वो मानकर चलेगा कि उसको उद्यम को किराया चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर पूंजी है तो पूंजी पर क्या चुकाना पड़ेगा? ब्याज चुकाना पड़ेगा। श्रमिक है तो श्रमिक को क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। और उद्यमी अगर काम कर रहा है तो किसके पर्पज से काम कर रहा है? लाभ देना होगा, उसको लाभ कमा कर देना होगा। तो ये कौन है? ये जो चार हैं इसको बोलते हैं कारक लागत। क्या बोलते हैं? कारक लागत। यानी किसी भी उद्यम में अगर हम इन चारों को जोड़ दें, किराया, ब्याज, वेतन और लाभ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? उद्यम का कारक लागत प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? उद्यम का कारक लागत प्राप्त होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं तो जल्दी से इसको याद करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं, बोर्ड को देखो ध्यान से। अर्थव्यवस्था में तीन एजेंट होते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है। एक क्या है? सरकार, दूसरा है परिवार और तीसरा है निजी कंपनी या कंपनी। ये पूरी अर्थव्यवस्था को यही उत्पादन करते हैं, यही उपभोग करते हैं। इसमें परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है, बचत में भी, उत्पादन में भी। अब अगर उत्पादन करना है कोई भी वस्तु और सेवा का, तो उन्हें उत्पादन के कारक की जरूरत होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की और उत्पादन के चार कारक होते हैं। कौन कौन? भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। अब कोई भी अगर उद्यम या बिजनेस अगर उत्पादन कर रहा है तो उनको कुछ चुकाना पड़ता है, और जो चुकाते हैं, जो उत्पादन करने में खर्च करते हैं। कारक लागत का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय? कोई पूछा नहीं मुझसे। कारक लागत मतलब उद्यम वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो खर्च करता है, वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो खर्च करता है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है? उद्यम का कारक लागत कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या कहा जाता है? फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो भूमि में किराया, पूंजी में ब्याज, श्रमिक में क्या देना पड़ता है? वेतन, और उद्यमी को लाभ। यानी कुल कारक लागत बराबर कुल किराया प्लस कुल ब्याज प्लस कुल वेतन और प्लस कुल लाभ। ठीक है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को इतना। तो चलो कुछ सवाल पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग बाजार मूल्य में जाते हैं। कारक लागत से फिर बाजार मूल्य में जाते हैं। चलो मैं कुछ सवाल देता हूं, जल्दी से सॉल्व करो। तो ये बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के एजेंट में शामिल होते हैं? कौन? उद्यम होता है, उद्यम मतलब बिजनेस होता है, उद्यम बिजनेस होता है, बिजनेस। जैसे पीडब्ल्यू एक उद्यम है, ठीक है, और अलग सर उद्यमी है, तो उन्होंने अपने उद्यम में निवेश किया है ताकि वो लाभ कमा करके दे। बिजनेस और बिजनेसमैन, बताओ। देखो सरकार हो गई होगा, परिवार भी होगा, निजी कंपनी भी होगा। हाँ, भारत में स्थित अगर विदेशी कंपनी है तो भी वो निजी कंपनी में ही शामिल होगा, भारत में होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। डी का मतलब है कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए रिजल्ट्स, ध्यान देखना, इसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि भारत में स्थित विदेशी कंपनी भी निजी कंपनी में शामिल होंगे, तब भी ये निजी कंपनी में ही आएगा। ठीक है। तो कौन कौन? सौरभ, राव, हैप्पी, स्वाति, राघवेंद्र, अनुज, अंजू, आशुतोष, अविनाश, ललित, ऐश्वर्या। आप लोगों को बधाई हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जरा इसको बताओ, इसको बताओ जरा। चलो, कौन सा उत्पादन का कारक है इसमें से? कौन उत्पादन का कारक नहीं है? कौन उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है?
कौन उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है? भूमि तो है, ये तो है, श्रम भी है, श्रमिक, ठीक है। अब ये देखो, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, बताओ कौन सा शामिल नहीं है? हाँ, डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब शामिल है। सब कैसे? क्योंकि जो भौतिक पूंजी है वो पूंजी है, और जो उद्यमी है, उद्यमी को ही मानव पूंजी कहते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा ना, उद्यमी को ही मानव पूंजी कहते हैं। तो चारों कारक शामिल होंगे, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब शामिल होंगे। तो आंसर क्या आएगा? देखो, अविनाश, अनुराग, हर्षित, प्रेरणा, अंजू, हैप्पी, तनु, रितिका, रतिशा और शिवम, आप सबको खूब बधाई हो, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। एक और देखो जरा, इसको बताओ कौन सा युग्म सही है, इसमें बताओ कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, बताओ इसमें से कौन सा युग्म गलत है या सही, माने सही कौन कौन सा है? जैसे भूमि का है किराया, श्रमिक है वेतन, पूंजी को लाभ, और उद्यमी है ब्याज। कोई बात नहीं यार मनीषा, यहां उत्तर दे दो, कोई बात नहीं है, होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम से कभी कभी पोल नहीं आता, नहीं दिखाई देगा। हम्म, क्या बात है, कई लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो रिजल्ट्स, देवेश, प्रभात, मनीषा, पवन, कृषपाल, अंकिता, मानसी, एमपीएसए, अमित और सोनूपाल, आप लोगों को बधाई, आप लोगों ने बहुत जल्दी दिया उत्तर। और देखते हैं, ये बताओ कितने युग्म सही हैं? ब्लर कहां दिख रहा है? अब तो बढ़िया से दिख रहा होगा। हाँ, जो भी बोला ब्लर, उसको बोलेंगे एक बार पहले चश्मा भी लगा लो भाई। हाँ, रॉन्ग टाइप नहीं होना चाहिए। बताओ बताओ कितने युग्म सही हैं इसमें? क्या बात है, भूमि का किराया सही है, श्रम का वेतन सही है, पूंजी का लाभ नहीं होता, उद्यमशीलता, ये दोनों उल्टा है, बल्कि ये इसका और ये इसका होगा। तो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, केवल दो युग्म, केवल दो युग्म। कौन कौन है? हर्षित, अंकुर, प्रिंस, सागर, पायल, माया, देवेश, अविनाश कुमार, मुस्कान वर्मा और अनुराग कश्यप, आप लोगों को बधाई हो। बी बी बी, सी नहीं, कैसे बच्चों, ये दो तो गलत हो गया ना, ये दो तो गलत है। डन। अब जरा समझना, हम लोग कहां थे? यहां, कारक लागत। कारक लागत तक मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है बात, तभी तुम लोगों ने उत्तर भी इतना बढ़िया बढ़िया दिया। अब बहुत ध्यान से समझना, कारक लागत और बाजार मूल्य, और दूसरा क्या है? बाजार मूल्य, ठीक है, यानी फैक्टर कॉस्ट, और ये है मार्केट प्राइस। सिंपल। कारक लागत जिसमें वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, कारक लागत का मतलब वह लागत जिसमें वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, ये बात करते हैं, इंटरवेंशन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? कारक लागत में। लेकिन बाजार मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिसमें वस्तु और सेवा को बाजार में बेचा जाता है, वस्तु और सेवा को बाजार में विक्रय किया जाता है, बाजार में विक्रय किया जाता है।
ठीक है। और इसमें किसका हस्तक्षेप होता है? इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप होता है। किसमें होता है? बाजार मूल्य में होता है। ठीक है, बाजार मूल्य में सरकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक है। अब सरकार का हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया? सरकार दो ही प्रकार से हस्तक्षेप करती है। ठीक है, सरकार कैसे हस्तक्षेप करती है? दो प्रकार से, एक कर से और दूसरा सब्सिडी से। कर और सब्सिडी के द्वारा सरकार हस्तक्षेप करती है। तो जब उत्पादन होता है तब सरकार कहती कोई बात नहीं, लेकिन जब उत्पादन करने के बाद आप उसको बाजार में बेच रहे होते हैं तब सरकार बोलती है भाई कर दो, टैक्स दो हमको। कर क्या होता है? जो सरकार को चुकाती है जनता या जो उत्पादन करते हैं। ठीक है। और सब्सिडी क्या है? जो सरकार लाभ देती है। जो सरकार लाभ देती है, सरकार सहायता देती है, सब्सिडी। ठीक है, अभी इतना ही समझो। कर क्या है? जो सरकार लेती है जनता से। ठीक है, जनता को अनिवार्य रूप से देना होता है, आप भी देते हैं। आप बाजार में कोई वस्तु खरीदिए यानी आप कर चुकाएंगे। सब्सिडी, सरकार आर्थिक सहायता देती है ना, किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है। सरकार किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है, सब्सिडी दे रही है, एमएसपी से देती है, उर्वरक सब्सिडी दे रही है। आप जाइए, मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आपने रेलवे का यातायात किया है। अब रेलवे में देखो जनरल कैटेगरी में हैं आप, अगर जनरल कैटेगरी में सफर कर रहे हैं तो आपको रेलवे में किराए में छूट मिलता है। वही आप एसी में जाएंगे तो आपको ज्यादा किराया चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार सब्सिडी देती है और कर लेती है। डन। अब जरा समझना, तो जब याद रखना, कारक लागत में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना तो कर शामिल होता है ना सब्सिडी। कब शामिल होता है? जब हम बाजार मूल्य निकालते हैं, यानी बाजार मूल्य में सब्सिडी और कर दोनों शामिल होता है। कैसे शामिल होता है? सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखो ध्यान से। अगर मैं कहूं, मान लो ये पेन मैं बना रहा हूं, ये पेन बना रहा हूं। अब पेन में मैंने भूमि का प्रयोग किया, पूंजी का प्रयोग किया, श्रमिक का प्रयोग किया, यानी इसमें किराया, वेतन और ब्याज और लाभ सब जोड़ जाड़ के मान लो आया 8 रुपया। 8 रुपया इस पेन का कीमत है। डन। अब सरकार बोलती है कि तुम चूंकि पेन को बेच रहे हो बाजार में तो तुम हमको 2 रुपया का टैक्स दो, 2 रुपया का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब सरकार बोलती है चूंकि पेन है यार, पेन तो लोगों को सस्ता मिलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 रुपया का तुमको सब्सिडी देंगे, छूट देंगे। तो बताओ ये पेन कितना का बाजार में बिकेगा? अभी ये पेन कितना का बिकेगा? ध्यान से सुनना। मेरा 8 रुपए का कारक लागत आया, सरकार बोलती है हम इसमें 2 रुपए का टैक्स लेंगे, और सरकार बोलती है चूंकि इसमें ये पेन है इसलिए इसे 1 रुपए का हम सब्सिडी देंगे ताकि ये पेन सस्ता बिके बाजार में, सस्ता बिके। तो बताओ ये पेन कितना का बिकेगा? हाँ, क्या बात है क्वीन, कैसे 7 रुपया होगा? 9 रुपया इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? आप खुद देखो, 8 रुपया का पेन का लागत है, कारक लागत कितना है? कारक लागत कितना रुपया आया? 8 रुपया आया। डन। इसमें टैक्स जोड़ दिए, कर जोड़ेंगे, कितना रुपया? 2 रुपया। मान लो जीएसटी जुड़ गया, कितना आया? 10 रुपया। अब सरकार बोलती है सब्सिडी दे रहे हैं, यानी सरकार उसको सस्ता कर रही है, तो सब्सिडी को माइनस कर दो, कितना आएगा? 9 रुपया आएगा। 9 रुपया। कहने का मतलब है सिंपल, अगर हम बात करें क्या कहेंगे कि बाजार मूल्य बराबर क्या होता है? बाजार मूल्य बराबर, जल्दी से बताओ क्या करते हैं? कारक लागत प्लस कर और माइनस सब्सिडी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कारक लागत बराबर बाजार मूल्य बराबर कारक लागत, उसमें कर को जोड़ेंगे क्योंकि कर को चुका रहे हैं सरकार को, और सब्सिडी घटाएंगे क्योंकि सरकार उसको सस्ता कर रही है। बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? लाभ तो पहले ही पूजा जुड़ गया ना, याद करो। उद्यमी का लाभ तो कारक लागत में ही तो लाभ शामिल है। हाँ, कारक लागत में ही तो लाभ शामिल है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया? आ गया? जीडीपी, इसका मतलब है समझ में आ गया।
अब देखो, मैं जीडीपी का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, देखते हैं तुम लोग बता पाओगे। अच्छा, इसको बताओ, बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता है? बताओ कौन सा होगा आंसर। चलो बताओ, निम्नलिखित में से किनको जोड़ा जाता है? निम्नलिखित में से किसको जोड़ा जाता है? क्या क्या जोड़ा जाता है बताओ। क्या बात है, ब्याज को जोड़ा जाता है, लाभ को जोड़ा जाता है, कर को जोड़ा जाता है, सब्सिडी को घटाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम लोगों ने बी सही दिया है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, सब्सिडी को घटाते हैं बाजार मूल्य निकालते समय। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो, अरे मैंने पहले ही कर दिया था इसीलिए रिजल्ट नहीं आया। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। चलो भाई, इसके लिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स। ठीक है। हाँ, पोल नहीं आ रहा, थोड़ा सा पोल में दिक्कत है, कोई बात नहीं। चलो अब बताओ, इसमें बताओ। ठीक है। अच्छा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अभी नहीं करा है, अभी छोड़ दो इसको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अभी छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं अभी। ये बताओ, ये ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, जल्दी बताओ। जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? हाँ, बी और सी में कंफ्यूजन है, देख लेना ध्यान से। इसीलिए सी इज द करेक्ट। देश के भीतर, यहां देश के भीतर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर देखते हैं किसका। आईएएस करण देवारा, मिस्टर कृष, आनंद कुमार, हर्षित, अपूर्व, पुंदर, पवन, सिद्धार्थ, अमित और वीर, वीर विक्रम। क्या बात है, आप लोग को बधाई हो, बधाई हो। तो मेरे ख्याल से जीडीपी अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर इसके आगे बेसिक के आगे एडवांस, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, ये सब हम लोग अपने एडवांस क्लास में करेंगे। ठीक है, ये अपने एडवांस क्लास जब हमारा शुरू होगा 17 मार्च से, तो उसके फिर हम लोग आगे जाएंगे। हाँ, गलत से बी डाला गया, बी नहीं, सी सी। एक विशेष वर्ष में सभी अंतिम वस्तु, वो तो ठीक है, लेकिन देश के भीतर भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जीडीपी में कल बताया था ना, देश के भीतर या देश की घरेलू सीमा के भीतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोई नई बात पढ़ते हैं, नई बात समझते हैं। चलो, हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा, मनी, मुद्रा, जिसको मनी कहा जाता है, मनी, हिंदी में मुद्रा, पैसा। ठीक है, क्या है राघवेंद्र को, क्या कंफ्यूजन है राघवेंद्र, बताओ। टीना बोल रही सर मेरा नाम बोलो। क्यों भाई टीना, ऐसा तुमने कौन सा बड़ा काम किया जो तुम्हारा नाम बोलना पड़ेगा? हाँ, नेशनल इनकम एडवांस में है। हाँ, मॉस्पीस की गणना करता है, बताएंगे, सब बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुद्रा, मुद्रा क्या होता है, मनी क्या होता है? मुद्रा का मतलब होता है, क्या है बताओ मोहिनी, क्या कंफ्यूजन है बताओ। अच्छा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया था। मुद्रा मतलब पैसा। तो मुद्रा होता क्या है?
विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। मतलब अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो, या कोई वस्तु अगर खरीद रहे हैं या ले रहे हैं बाजार से, तो हमको पैसा चुकाना होता है, मुद्रा चुकाना होता है। तो हमेशा मुद्रा जो होता है, ये क्या होता है? मुद्रा क्या होता है? ये विनिमय का माध्यम होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, हमेशा क्या बोला जाता है? विनिमय का माध्यम कहा जाता है इसको, विनिमय का माध्यम। क्या मतलब है? मान लो मैंने टमाटर खरीदा 2 किलो और 100 रुपया है, ठीक है, तो मुझे 100 रुपया चुकाना पड़ेगा, तभी तो टमाटर मिलेगा। तो इसका मतलब है मेरे पास टमाटर कब आएगा? जब मैं 100 रुपया चुकाऊंगा। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का क्या है? माध्यम होता है, विनिमय का माध्यम होता है। डन। तो अब समझना बहुत ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब थोड़ा यहां ध्यान देना, जो यहां ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना, यहां ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मुद्रा की बात करते हैं वर्तमान में, तो मुद्रा 2 प्रकार का जारी हो। वर्तमान में हम 2 प्रकार का मुद्रा देख सकते हैं, ठीक है, 2 प्रकार का मुद्रा देख सकते हैं। एक भौतिक मुद्रा और दूसरा डिजिटल मुद्रा। इसको बोलते हैं फिजिकल करेंसी, करेंसी भी बोलते हैं, फिजिकल मनी या फिजिकल करेंसी, और इसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। फिजिकल करेंसी और दूसरा है डिजिटल करेंसी, ठीक है। भौतिक मुद्रा क्या होता है? सिंपल, जो दिखाई दे, जिसको आप छू सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मुद्रा हैं जो भौतिक मुद्रा होती हैं? बताओ तो जरा। दो, अरे अरे बाबा, अरे गुलफासा, फोन पे माध्यम है, ये मुद्रा नहीं है। पेटीएम, फोन पे, ये सब माध्यम है, ये मुद्रा नहीं है। मुद्रा सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है। हाँ हाँ, एकदम सही है, एकदम सही। देखो कई बच्चों ने सही कहा है कि भौतिक मुद्रा 2 प्रकार से जारी होता है। एक सिक्के के रूप में, तुम लोग देखे होगे सिक्का, कॉइन देखे होगे, कॉइन देखे हो कि नहीं देखे हो? सिक्के के रूप में, सिक्का के रूप में, और दूसरा कागजी मुद्रा या नोट के मुद्रा के रूप में, कागजी या नोट के रूप में। नोट, कागजी या नोट दैट यू कैन टच। 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट अगर तुम्हारे पास है तो देखो निकाल कर उसको, यू कैन टच, ठीक है, तो वो नोट है, वो कागजी मुद्रा है। अभी हम लोग डिजिटल मुद्रा के बारे में बात करते हैं। और डिजिटल मुद्रा क्या है? पहले तो भौतिक मुद्रा का मतलब है जिसकी भौतिक उपस्थिति होती है, भौतिक उपस्थिति होती है, मतलब जिसको तो आप छू सकते हैं, दैट यू कैन टच, यू कैन टच। और डिजिटल जिसकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती, जिसकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। यह ऑनलाइन मुद्रा होता है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, या इसको बोलते हैं आभासी मुद्रा, वर्चुअल करेंसी होता है, आभासी मुद्रा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन नाम सुना होगा, जैसे सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, ठीक है। हाँ, ये सब क्या है? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये प्लास्टिक मनी होता है, ठीक है, इसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। डन। तो ये सब क्या है? डिजिटल मुद्रा है, जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं। अभी यहां बात करते हैं
कि भौतिक मुद्रा, और पहले तो बताओ कि दो मुद्रा समझ में आया कि नहीं, भौतिक मुद्रा और डिजिटल मुद्रा क्या होता है समझ में आया कि नहीं, भौतिक मुद्रा और डिजिटल मुद्रा समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट डिफरेंस बिटवीन मुद्रा एंड पैसा, मुद्रा ही पैसा है, मुद्रा को मापने का यूनिट पैसा है, रुपया है। अब आप एक बात बताओ, हमारे यहाँ मुद्रा को रुपया या पैसा बोलते हैं, आप बाहर चले जाओ तो वहाँ पर, अमेरिका चले जाओ तो डॉलर बोलते हैं, अगर चीन में चले जाओ तो युआन बोलते हैं, तो वहाँ रुपया थोड़ी ना बोलोगे आप, इसीलिए मुद्रा मनी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, भौतिक और डिजिटल, ये दो बातें समझ में आई। तो भौतिक दैट यू कैन टच, जिसको आप छू सकते हैं, हाँ दैट यू कैन टच, आप उसको छू सकते हैं, और डिजिटल जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ये ऑनलाइन रूप में होता है, ठीक है। बिटकॉइन ये ऑनलाइन रूप में आपको दिखेगा, क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन दिखेगा। डन। अब जरा समझना, सिक्का, सिक्के की बात करते हैं तो सिक्का क्या होता है, सिक्का धातु के रूप में होता है, धातु के रूप में होता है ये, हाँ या ना, के रूप में होता है, याद रखना। सिक्का किसके रूप में होता है, सिक्का धातु के रूप में होता है। तो सिक्का कौन जारी करता है, सिक्का जारी कौन करता है, कौन जारी करता है, तो याद रखना, सिक्का कौन जारी करता है, सरकार जारी करती है, सरकार जारी करती है सिक्के को। जो भी आप सिक्का देखते हो ना अपने पास में, ठीक है, ये कौन जारी करती है, सरकार जारी करती है। और किस अधिनियम के तहत, तो याद रखना, सिक्का अधिनियम 2011 के तहत, सिक्का अधिनियम 2011 के तहत सिक्के को जारी किया जाता है। अब सिक्का जो है धातु से बना होता है, तो धातु को की क्या की जाती है, जैसे धातु में निकल होता है, जस्ता होता है, ये सबको क्या किया जाता है, ढलाई किया जाता है, ठीक है। तो सिक्के की क्या होती है, ढलाई होती है, ढलाई होती है। और ढलाई कहां होती है, ढलाई टकसाल में होती है, कहां पर होती है, टकसाल, जिसको क्या कहा जाता है, मिंट कहा जाता है। टकसाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिंट कहा जाता है। और भारत में 4 टकसाल हैं, याद रखना, जहां सिक्कों की ढलाई होती है। कौन, 4 टकसाल कहां कहां पर है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में है, तेलंगाना, हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में, और नोएडा में है, नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश में है। तो 4 टकसाल हैं पूरे देश में, ठीक है। आपको समझने की जरूरत ही नहीं है डिजिटल करेंसी, आप समझ जाओगे तो आप यहां आ जाओगे ना, बेहतर आप वहीं रहो अभी, है ना, अभी नहीं समझे हो, अभी समझाई कहाँ है हम डिजिटल करेंसी, केवल इतने ही बोले डिजिटल करेंसी वो होती जिसके कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होता है। अब इसमें समझने वाला बात क्या आ गया, ठीक है। तो 4 टकसाल हैं, ठीक है। टकसाल, टकसाल मिंट को कहा जाता है, जहां पर धातु से सिक्का बनाया जाता है, धातु होगा उसको ढलाई करके सिक्का बनाया जाता है ना, जो सिक्का बनाया जाता है उसी को टकसाल कहा जाता है, मिंट। और भारत में 4 टकसाल हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में, ठीक है। फोन पे है, या जो अगर आप पेटीएम देखते हो, भीम ऐप देखते हो, ये सब माध्यम है, ये करेंसी नहीं है, मुद्रा नहीं होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब नहीं, नो डाउट सेशन, 2 दिन और क्लास बचा है, प्लीज पढ़ो बैठकर, ठीक है। अब बात करते हैं कागजी मुद्रा की, बात करते हैं, बहुत ध्यान समझना, कागजी मुद्रा। तो जो कागजी मुद्रा होती है, जो नोट होता है, जो तुम्हारे पास नोट होता है 50 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, इसे जारी कौन करता है, याद रखना, इसे आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। किस अधिनियम के तहत, तो आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934, जिसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई है, की धारा 2 की धारा 22 सेक्शन 22, याद रखना,
आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 आरबीआई को यह अधिकार देता है कि वह नोट जारी कर सकता है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि आरबीआई 1 रुपए के नोट नहीं जारी करता है, के नोट को जारी नहीं करता, को जारी नहीं करता। ठीक है, आरबीआई 1 रुपए के नोट को जारी नहीं करता है। तो फिर 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपए के नोट को सरकार जारी करती है। क्यों सरकार द्वारा जारी किया जाता है? क्यों? क्योंकि सिक्का अधिनियम 2011 जो है, सिक्का अधिनियम 2011 के तहत 1 रुपए के नोट को सिक्का ही माना जाता है। 1 रुपए के नोट को सिक्का ही माना जाता है। इसीलिए 1 रुपए के नोट को आरबीआई जारी नहीं करता, बाकी सभी नोट आरबीआई जारी करता है। इसीलिए तो देखना, सभी नोटों पर हस्ताक्षर, सभी नोटों पर हस्ताक्षर जो है, नोटों पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर जो है वो आरबीआई गवर्नर का होता है। आरबीआई गवर्नर का होता है, जो आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर करता है। लेकिन 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर की बात करें तो इस पर हस्ताक्षर कौन करता है? केंद्रीय वित्त सचिव करता है। केंद्रीय वित्त सचिव करता है इस पर हस्ताक्षर। क्यों करता है? क्योंकि 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं जारी करता है, बल्कि भारत सरकार जारी करती है। क्यों जारी करती है 1 रुपए के नोट? क्योंकि सिक्का अधिनियम 2011 के तहत, सिक्का अधिनियम 2011 के तहत 1 रुपए के नोट को सिक्का माना जाता है। 1 रुपए के नोट को सिक्का माना जाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ, 1 रुपए का नोट गायब हो गया, मतलब आरबीआई ने प्रिंट करना बंद कर दिया है। ठीक है ना, प्रिंट करना बंद कर दिया है। बताओ, क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई है? नहीं बाबा, अब शक्तिकांत दास नहीं है गवर्नर आरबीआई के। अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास नहीं है। ठीक है, अब नहीं है। हाँ, पहले ये सिक्का अधिनियम 1906 था, जो अंग्रेजों के समय बना था। बाद में सरकार ने इसको बदलकर 2011 कर दिया। जल्दी से संजीव मल्होत्रा है, संजीव मल्होत्रा है। चलो इसको जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। जल्दी से याद करो। अच्छा, सिक्कों की ढलाई होती है, और ढलाई कहां होती है? टकसाल में, और 4 टकसाल है। ठीक इसी प्रकार जो नोट है बच्चों, जो नोट है, नोट की क्या होती है? प्रिंटिंग होती है। नोट का ढलाई नहीं होता है, बल्कि नोट का क्या किया जाता है? प्रिंटिंग किया जाता है। ठीक है, और याद रखना, भारत में 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। कहां कहां पर है 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस? डाका मत डाल देना वहां जाकर के। ठीक है, कहां कहां? नासिक में है, नासिक मतलब महाराष्ट्र में है। फिर देवास में है, देवास यानी मध्य प्रदेश में है। फिर सालबनी में है, सालबनी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर कहां है? कर्नाटक में है। ठीक है, 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, नाम याद करो। नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी, 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां नोट की छपाई होती है, जहां नोट की छपाई होती है।
चलो जल्दी से, ये चारों याद हो गए, चारों याद हो गए, और ये भी याद हो गया जल्दी से। अच्छा जी बोल रहे सर, मैं मध्य प्रदेश से हूं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कलरफुल पेन का प्रयोग कीजिए। खुशबू क्या करें, जिंदगी कलरफुल नहीं है, कलरफुल होती तो कलरफुल पेन का यूज करते हैं। एक्चुअली मैं अपने पढ़ाने में रंग भरता हूँ, लिखने में रंग नहीं भरता हूँ। लिखना साफ लिखता हूँ ताकि आराम से आप उसको पढ़ पाएं। पढ़ाने में रंग भरता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। लिखने में नहीं रंग भरता हूँ मैं। खुशबू जी का मानना है कि सर कलरफुल पेन का। खुशबू जी आपके इस डिमांड को हम पूरा करेंगे, बहुत सारे कलर का प्रयोग करेंगे। अभी आप याद कीजिए, है ना, याद कीजिए, याद कीजिए खुशबू जी। अरे वाह, वेस्ट बंगाल से भी लोग हैं। उसको बोलेंगे चाय देंगे, वो उसी उसी को जल्दी से। मंजू मैम कहाँ से याद आ गई तुम लोगों को अचानक से। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोगों से बातें आप बतिया लो, बस बतियाने में माहिर हो। चलो बताओ, वह कौन सी मुद्रा है जिसकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। वह कौन सी मुद्रा है जिसकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। माने उस मुद्रा को क्या बोलते हैं हम, भौतिक मुद्रा बोलते हैं कि डिजिटल मुद्रा बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ए ऑनलाइन नहीं, हाँ को डिजिटल मुद्रा कहते हैं, डिजिटल मुद्रा कहते हैं। चलो बच्चों, डिजिटल मुद्रा के जरा दो एग्जाम्पल बताओ, डिजिटल मुद्रा के दो एग्जाम्पल दो, डिजिटल मुद्रा के दो एग्जाम्पल दो। डिजिटल मुद्रा के दो एग्जाम्पल दो। क्रिप्टो करेंसी, क्या बात है, और सीबीडीसी, क्या बात है। सीबीडीसी मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो केंद्रीय बैंक जारी करता है, और भारत में ई रूपी के नाम से है सीबीडीसी। नोट्स बनाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है इन 6 दिनों की क्लास में, आप नोट्स मत बनाइए, केवल समझ पर ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, भौतिक मुद्रा में दो प्रकार का होता है। भौतिक मुद्रा जिसकी भौतिक उपस्थिति है, दैट यू कैन टच, सिक्का और नोट, ठीक है। सिक्का कौन जारी करता है और किस अधिनियम के तहत। सिक्का कौन जारी करता है, देखिए देखिए देखिए, कौन बच्चा बताएगा। सिक्का कौन जारी करता है, सिक्का कौन जारी करता है, सिक्के सिक्के कौन जारी करता है। सिक्का कौन जारी करता है, सरकार तो जारी करती है, लेकिन कौन से अधिनियम के तहत। हाँ, सिक्का अधिनियम 2011। ऐ शाबाश, ये देखो वित्त आयोग 2011, क्या लिख रहे हो रे बाबा। हाँ, सिक्का अधिनियम 2011। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल बताओ। भारत में सिक्के टकसाल में बनाए जाते हैं और 4 टकसाल हैं, तो बताओ कि मैं कौन सा टकसाल का नाम छोड़ रहा हूं, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चौथा कौन है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चौथा कौन है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, एक और कहां जगह है। अच्छा छोड़ो, राज्य के अनुसार से बताओ कौन सा एक राज्य मैंने छोड़ दिया। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, कौन सा राज्य मैंने छोड़ा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी, कौन सा राज्य मैंने छोड़ा।
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी, कौन सा राज्य छोड़ दिया? ये देखो, देवास छोड़ दिया। अरे भाई अरे भगवान, अरे भगवान। केरला छोड़ केरला नहीं छोड़े पागल, छत्तीसगढ़ छोड़े हैं, छत्तीसगढ़। हाँ, तेलंगाना सही है, तेलंगाना सही है। हे भगवान। हाँ, हैदराबाद अब तेलंगाना में है। चलो, अच्छा बताओ, नोट कौन जारी करता है और किस अधिनियम के तहत? नोट कौन जारी करता है और किस अधिनियम के तहत? नोट कौन जारी करता है और किस अधिनियम के तहत? आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक है, कि धारा धारा 22। डन। अब बताओ, आरबीआई कौन सा नोट जारी नहीं करता है? आरबीआई को किस नोट को जारी करने का अधिकार नहीं है? आरबीआई को किस नोट को जारी करने का अधिकार नहीं है? 1 रुपए का नोट। तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, क्योंकि यह सिक्का अधिनियम 2011 में 1 रुपए के नोट को सिक्का माना जाता है, ठीक है, इसलिए भारत सरकार जारी करती है। तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है, सिग्नेचर कौन करता है? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है, सिग्नेचर कौन करता है? केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त सचिव। और अन्य सभी नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है? अन्य सभी नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है? अन्य सभी नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का, आरबीआई गवर्नर का। अच्छा, नोटों की छपाई होती है और 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं नोटों के पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। बता सकते हो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कहां कहां पर है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कहां कहां पर है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कहां कहां पर है? क्या बात है, नासिक और देवास, नासिक और देवास। और दो अन्य कहां हैं? दो अन्य कहां कहां पर है? दो अन्य कहां कहां पर है, वो भी बताओ। दो अन्य कहां कहां पर है? मैसूर और सालबनी। क्या बात है, क्या बात है, लो हो गया। लो, देख लो, सबको याद हो गया, अच्छे से याद हो गया। देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, अच्छे से याद हो गया। अच्छे से याद हो गया। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो अब थोड़ा सा और चीज पढ़ते हैं। मुद्रा में, मुद्रा में 3 शब्द आपको पता होना चाहिए। क्या? एक होता है वैधानिक मुद्रा, जिसको हम लोग मुद्रा के प्रकार बोलते हैं। थोड़ा सा मुद्रा के प्रकार को जान लो। वैधानिक मुद्रा, ठीक है, अलग अलग प्रकार को समझते हैं। इसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, ये क्या होता है? तो सबसे पहला बात याद रखना कि चलन में, जितनी भी चलन में मुद्रा हैं, चलन में सिक्के और रुपए, सिक्के हो या रुपया हो, ठीक है, ये सब वैधानिक मुद्रा माने जाते हैं, लीगल टेंडर मनी माने जाते हैं। ठीक है। अरे 17 घंटे वाली क्लास नहीं रे बाबा, 12 घंटा। यूट्यूब 12 घंटे से ज्यादा पढ़ाने का परमिशन नहीं देता है। हाँ, तो वैधानिक मुद्रा क्या है? जितने भी चलन में सिक्के और रुपए तुम देखते हो, जो भी तुम्हारे पास दिखाई देता है, जो चलन में है, जिसको स्वीकार करेंगे लोग, ठीक है, अगर तुम दोगे तो लोग लेंगे, उसको हम लोग लीगल टेंडर कहते हैं, वैधानिक मुद्रा कहते हैं। ये क्या हुआ है? शिवम चौधरी, ओ ये कल वाली हरकत ना करो, कमेंट ऑफ करनी है तो अब नहीं करो। देखो, एक बात बता दे रहे, ऑनलाइन क्लास में कमेंट ऑफ नहीं होता है। क्यों होगा कमेंट ऑफ? बच्चों, तुम लोग ऐसा क्या कियो कि मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ेगा? और कुछ कियो तो मुझे डांटने का हक है पूरा, मैं डांटूंगा तुम लोगों को। कमेंट क्यों ऑफ करूंगा बच्चों? कमेंट ऑफ करना एक अच्छे टीचर की पहचान नहीं होती है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट बेचारा बोलेगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अब मैं सारे कमेंट तो नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन कमेंट ऑफ क्यों करूंगा? ठीक है, मस्ती से पढ़ना है रे बाबा, मस्ती से पढ़ना है। अच्छा, देवेंद्र सर ने किया था ना रे बाबा, मेरा कोई कमेंट ऑफ नहीं होता है। कमेंट ऑफ करेगा तो मेरा मन कैसे लगेगा? तुम बताओ जरा कि मेरे पास यहां है कौन? तुम सब तो बैठे हुए अपने घर में आराम से मुझे देख पा रहे हो, मैं तो किसी को देख नहीं पा रहा हूं। मेरे सामने है ये कैमरे बाबू, ये कैमरा बाबू है। अब मैं कैमरे बाबू से बोल रहा हूं हंसो, कैमरा बाबू हम बोले हंसो, वो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये तो हमको हमेशा बोर करता रहता है ना। हमको कौन जिंदा रखता है? आप लोग जिंदा रखते हो अपने कमेंट से। लिखो ना, लिखो, क्या दिक्कत है? हाँ, मुझे पता है ना कौन सा कमेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। बट कमेंट तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है भाई। फंडामेंटल राइट्स है, ये अधिकार है तुम्हारा, क्यों नहीं कमेंट करोगे? हाँ, कभी कभी मैं कम कहता हूं कि कमेंट कम करो, समझने पर ज्यादा जोर दो, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं? हाँ, मस्ती से पढ़ो। देखो, एक बात बोल रहे हैं, बुरा मत मानना, दिखावा मत करो, अच्छे से पढ़ो। मैं बता तो रहा हूं, हंसते खेलते तुम्हें इकोनॉमी में पढ़ा दूंगा, तुम्हें समझ में भी, माने तुम्हें लगेगा ही नहीं कि अरे वाह हम इकोनॉमी के मास्टर कैसे बन गए। अब मैं आकर ऐसे बोल रहा हूं, अरे चलो पढ़ा, पढ़ा, हम कौन बोला, कौन कमेंट किया, कमेंट कैसे किया, कमेंट कैसे किया? क्या लगेगा बताओ? तुम्हें भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। 5 बजेगा कि तुम्हारा मन लगे है यार, क्या क्या 5 बजे, पता नहीं कौन ये जब देखो तब तो चिल्लाता रहता है, जब देखो तब उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। और सोचो, दूसरी तरफ 5 बजे तुम्हें क्लास का इंतजार रहता है कि अरे ऋषि सर आएंगे, अभी हम लोग मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, मस्ती भी करेंगे, पढ़ेंगे, पता नहीं लगेगा। देख लो अपना टाइम, देख लो, 15 मिनट केवल क्लास का रह गया। हम लोगों ने इतनी सारे कंसेप्ट पढ़ लिए आज।
तो मैं क्या, मेरा तो क्लास अभी खत्म हो जाएगा 6 दिन का, उसके बाद तो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन तुम लोगों को बच्चे समझा रहा हूं मैं, हाँ क्लास में थोड़ा सीरियस रहो, लेकिन बहुत टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। और देखो मैंने हर बार कहा है प्रारंभ बैच में, टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करने को, टेंशन नहीं लेने को। टेंशन तो हम लोग लेंगे ना, तुम क्या ले रहे हो? टेंशन देने का, लेने का नहीं, ठीक है, केवल देने का। हाँ, मजा तब आता है ना जब तुम मेरा इंतजार करो, ठीक है, कि अरे सर की क्लास मजा आने वाला अब तो। हाँ, अब 5 बजे मैं आया, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बस खत्म। और क्या दिल से तुम लोगों का निकलता है, अरे सर वेरी गुड इवनिंग, सर लव यू सर। ये कौन करता है? ये कोई बुलवा रहा है? देखो ना यहां पर जो लव यू लिख रहा है, बुलवा रहा है कि अपने मन से कि सर मजा आ रहा है क्लास में बहुत। हाँ, मस्ती से एकदम। तो चलो लीगल टेंडर के बारे में। लीगल टेंडर क्या होता है, तो ध्यान से समझना बच्चों। चलन में जितनी भी मुद्राएं होती हैं, जो चलन में होती हैं, जो भी चलन में मुद्रा होती है जो तुम्हारे पास है, जिसको लोग लेने से मना नहीं करते हैं, वो सब लीगल टेंडर होती है। यानी लीगल टेंडर का मतलब है, समझना बहुत ध्यान से, लीगल टेंडर का क्या मतलब है, जहां कोई भी व्यापारी या जो ऋण दिया है अपने दावों के निपटान के लिए इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, मना नहीं कर सकता है। जैसे मैं समझा रहा हूं, समझना बहुत ध्यान से। तुम्हारी क्लास खत्म हुई, मैं बाहर गया, देखा सब्जी वाला दिख गया मुझे, मैंने बोला सब्जी वाला थोड़ा भाई टमाटर कैसे है? बोले 50 रुपए किलो। क्या? 2 किलो टमाटर पैक करो यार। उसने 2 किलो टमाटर पैक कर दिया, ठीक है। तो मैंने 100 का नोट निकाल कर गांधी जी का उसको दिया कि ले भाई 100 का नोट। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा कि वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है भाई ऐसे। उसने बोला कि साहब ये नोट नहीं चाहिए मेरे को। हम बोले क्यों, कौन सा नोट चाहिए भाई तेरे को? कोई नहीं, लाओ मैं यूपीआई कर देता हूँ। बोले नहीं सर। तो हम बोले क्या चाहिए बताओ? बोले सर वो मुझे जिन्ना वाला नोट चाहिए जिसमें जिन्ना का फोटो हो। हमने है, हम बोले ओए इंडिया में होकर तू जिन्ना का नोट मांग रहा है? बोले सर वही चाहिए। मैंने तुरंत फोन किया, पुलिस वाला आया, उठा कर ले गया उसको। फिर तीसरे दिन फिर मुझे मिला, हम बोले अब कौन सा नोट चाहिए? बोले साहब गांधी जी का नोट चाहिए। तो क्यों ले गई पुलिस? क्यों ले गई? इसलिए नहीं क्योंकि उसने जिन्ना का मांगा, इसलिए क्योंकि उसने नोट को लेने से अस्वीकार कर दिया। ये लीगल टेंडर है, यानी कोई भी इसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। वो अपने दावों के निपटान के लिए, सेटलमेंट के लिए इसको लेने के लिए बाध्य होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? टमाटर 20 रुपए किलो है। नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो 50 रुपए किलो। पता नहीं तुम्हारे यहाँ पर लग रहा है कि टमाटर कुछ और उगता होगा। टमाटर नहीं होगा, देखो कुछ और होगा। समझ में आ गया? तो फिर लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर जो होता है कि वह मुद्रा जिसे लेनदार स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, अर्थात वह बाध्य होता है, अर्थात वह इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी कहते हैं।
अब जरा बात को समझना। उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, लेने से मना नहीं कर सकता। अब शायद मेरे ख्याल से कोई बच्चा देख रहा होगा इसका, ये क्लास अभी। अब वो कल पहुंच गया, ठीक है, मान लो उसके पापा बोले कि बेटा एक काम करो, बैंक में जाकर के 10,000 रुपये जमा करा दो, कल मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूं, तुम जमा करा दो। अब यहां पर जो बेटा या बेटी जी हैं ये बड़े खुश कि वाह, पापा ने 10,000 रुपये जमा कराने दिया है। चलो एक काम करते हैं, ऋषि सर ने कल ही पढ़ाया है। वो क्या किया, बाजार गया और एक एक का सिक्का ले लिया, एक एक का सिक्का, और एक एक का सिक्का लेकर के बैंक पहुंचा 10,000 रुपये लेकर, और बैंक से बोला कि भाई ये 10,000 रुपया है, इसको जमा कर लो पापा के खाते में। बैंक वाला बोला ना, इतना सारा सिक्का कौन बैठकर गिनेगा रे भाई, हम इसको जमा नहीं करेंगे, हम इसे जमा नहीं करेंगे, जाइए। अब यहां जो बेटा या बेटी जो है यहां पर होंगे, ठीक है, एकदम तैस में है, अभी रुको, कल ही ऋषि सर ने कहानी सुनाई थी हम लोगों को अपनी, हम तो अभी फोन करेंगे, रुको 100 में, और तुम्हें तो जेल भिजवाएंगे, तुम्हें तो जेल भिजवाएंगे, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, 10,000 रुपए से लेना ही पड़ेगा। तो बोले क्यों? बोले भाई ये कल सर ने पढ़ाया, लीगल टेंडर है, आप मना नहीं कर सकते, सीधे जेल जाओगे। तो बंदा प्यार से बोला, अरे यार हम भी ऋषि सर से ही पढ़े हैं, चिंता मत करो, लेकिन पूरा तो पढ़ो। बोले क्या पूरा पढ़ना है? बोले ऋषि सर ने और भी पढ़ाया होगा, ऋषि सर ने बोला है कि भाई ये लीगल टेंडर, 1 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो होता है, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का या जो भी सिक्का है ये लीगल टेंडर तो होता है, लेकिन इसकी देयता सीमित होती है। देयता क्या होती है? सीमित होती है। यानी कितनी सीमित होती है? 1,000 रुपया। यानी कोई भी व्यक्ति 1 रुपए का नोट या 1 का सिक्का जो है ये 1,000 रुपया तक स्वीकार कर सकता है, उससे ऊपर लेने से वो मना कर सकता है कि नहीं हम नहीं लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो लीगल टेंडर का यह मतलब नहीं होता, उसकी देयता भी देखनी होगी, ठीक है। हां, देयता 1,000 रुपए तक, वो भी किसमें? सिक्का अधिनियम 2011 के तहत। डन। अब जरा बात को समझना, बात कर रहा हूं 2016, पता नहीं 2016 में पैदा हो गए थे क्या तुम लोग? मेरे ख्याल से 2016 में तो सभी पैदा हो गए होंगे ना, सभी पैदा हो गए होंगे, बल्कि मेरे ख्याल से 2016 में 14-15 साल के हो गए, मुश्किल से 15-16। दूध के दांत गिर गए थे तुम लोग के कि नहीं गिरे थे उस समय तक? दूध के दांत गिर गए होंगे ना। 15-16 साल के हो गए, क्या समझ में आया होगा तुम लोगों को? याद है एक दिन मैं एक दिन बता रहा हूं कि कई लोगों के नींद उड़ जाती है इस तारीख से, 8 नवंबर, कोई याद करोगे बताओ तो? 8 नवंबर को रात को 8 बजे एक प्राणी आया था टीवी में, एक प्राणी टीवी में दिखाई दिया, और आते ही उसने कहा कि भाइयों और बहनों, आज से ही रात 12 बजे से 500 और 1000 के जो नोट हैं आपके पास, उसके लीगल टेंडर समाप्त कर दिए जाएंगे। मतलब हां, नोटबंदी, जिसको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। क्या बोला जाता है? डीमोनेटाइजेशन। वर्ड उसका है डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण है वर्ड, क्या है? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण है, डीमोनेटाइजेशन। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से अब 500 और 1,000 के नोट
दोनों ही केवल कागज रह जाएंगे, अब उनकी वैधानिकता समाप्त। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब ये लीगल टेंडर इसके क्या कर दिए गए हैं? समाप्त कर दिए गए हैं। यानी अब इसको स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं है। तो जब सरकार चलन में किसी नोट की वैधानिकता को समाप्त कर दे, किसी नोट के वैधानिकता को समाप्त कर दे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। और याद रखना, 500 और 1000 के नोट की वैधानिकता को समाप्त किया गया था। फिर जरा समझना, 2024 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आया, फ्रॉम टुमारो वी विल डिसकंटिन्यू 2000 रुपी नोट। लोग बोले फिर से आ गया का बाबा? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा नो, दिस इज नॉट डीमोनेटाइजेशन, दिस इज नॉट डीमोनेटाइजेशन। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट डिसकंटिन्यू द लीगल टेंडर ऑफ 2000 रुपी। हम लोग 2000 के नोट के लीगल टेंडर को समाप्त नहीं कर रहे हैं। मतलब 2000 के नोट का प्रयोग किया जा सकेगा, हम केवल क्या कर रहे हैं? इसके चलन को अब बंद कर रहे हैं। लेकिन अभी इसकी वैधानिकता है, लीगल टेंडर है। मतलब आज भी अगर 2000 का नोट है तो आप उसको कहीं ना कहीं चला सकते हो, उसका लीगल टेंडर समाप्त नहीं हुआ है। कुछ विशेष जगह आरबीआई ने प्रबंध किया हुआ है कि आप जाकर उसको आप उसको देकर के दूसरा नोट ले सकते हैं। लेकिन 500 और 1000 के नोट के लीगल टेंडर को समाप्त किया गया था। बताओ समझ में आया कि नहीं? हां, 2000 नोटबंदी नहीं था क्योंकि उसकी वैधानिकता को समाप्त नहीं किया गया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना पहले समझ में आया कि नहीं? पापा रे। चलो, आज का क्लास मेरे ख्याल से हम लोग इतना भी समझ लिए तो बहुत है। अच्छी बात है कितना हम लोगों ने समझा है। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ 2 दिन और क्लास में ऐसी मस्ती करेंगे, ठीक है, मौज मस्ती करेंगे। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो पीडीएफ मैं दूंगा इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नोट्स बनाए कि नहीं। अभी भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाहो तो जो भी इकोनॉमी का नोट्स तुम बना रहे होगे, अगर बनाना चाहोगे तो इसी चीज़ को कॉपी में लिख लो अपने, बस। और क्या करना है? ठीक है, कॉपी में लिख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आज क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है ना? क्लास का टाइम हो गया है, चलो बाय। चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।